हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग की। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखना होता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मतलब मटेरियल हमें कहाँ से कैसे प्रोक्योर करना है, इसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना होता है। ठीक है, कि मटेरियल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल्स, फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन, गुड रिसीव नोट और मटेरियल रिटर्न नोट। जीआरएन का तुमने नाम तो सुना ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में जीआरएन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मटेरियल के वैल्यूएशन करने होते हैं, फिर मटेरियल का स्टोरेज, मटेरियल के रिकॉर्ड्स को देखना होता है। ये करने के बाद हमें कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स लगाने होते हैं, फिर हमें मटेरियल की वैल्यूएशन करनी होती है, फिर हम उसके इशू करते हैं, फिर फाइनली हमें अकाउंटिंग करनी होती है। अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि हमारे कुछ वेस्टेज होते हैं, तो उस वेस्टेज को हमें देखने के लिए कंट्रोल करना होता है। फिर फाइनली मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा होता है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद बेसिक वन, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। जूम करता हूं, थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लर दिखे तो क्वालिटी यार एडजस्ट कर लेना। बिल ऑफ मटेरियल की अगर बात की जाए तो बिल ऑफ मटेरियल ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स बनाते हैं। अब एक्सपर्ट्स बना रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उसमें वो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी ली गई, ठीक है, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट ली गई और कितनी क्वांटिटी ली गई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर एक फाइनल गुड्स बनाने के लिए। ये किस में हमें पता चलता है? बिल ऑफ मटेरियल में पता चलता है। बिल ऑफ मटेरियल जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद बनता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये वो डिपार्टमेंट प्रिपेयर करती है जिसे कि मटेरियल की जरूरत होती है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अगर मैं एक मान लो कह लो मैं कार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हूं और मुझे कुछ मटेरियल्स चाहिए, तो मैं ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट तैयार करूंगा, मैं अगर हेड हूं उस डिपार्टमेंट का। ये करने के बाद तैयार होता है परचेज रिक्विजिशन नोट। परचेज रिक्विजिशन नोट की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमें ऑथराइज करता है टू परचेज डिपार्टमेंट। किसे ऑथराइज करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को, कि वो रिक्विजिशन मटेरियल को परचेज कर सकती है। रिक्विजिशन मटेरियल जो आपने नोट में मेंशन करा है कि हमें ये मटेरियल चाहिए, तो इस मटेरियल को खरीदने के लिए हमें अथॉरिटी किस नोट के थ्रू मिल जाती है? परचेज रिक्विजिशन नोट के थ्रू मिल जाती है। फिर फाइनली बनता है परचेज ऑर्डर। जब आपने वेंडर चूज कर लिया कि आपको किस वेंडर से मटेरियल परचेज करना है, तो परचेज डिपार्टमेंट जो होती है वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर देती है कि उन्हें इतना क्वालिटी, इतना क्वांटिटी चाहिए और इस क्वालिटी की चीजें उन्हें चाहिए। समझ गए ये चीजें? ठीक है, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, कैसे हम लोग मटेरियल लेते हैं। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जो कि होता है हमारा GRN। क्या मैंने बोला? गुड्स रिसीव्ड नोट। ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है? ये एविडेंस की तरह काम करता है ऑफ द रिसीट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वेंडर, कि आपने वेंडर से गुड्स ले लिया है, गुड्स आपको वेंडर से रिसीव हो गए हैं। ये कौन हमें बताता है? GRN बताता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल रिटर्न नोट। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट कब प्रिपेयर होता है? जब सारे या फिर कुछ मटेरियल्स वापस कर दिए जाए। किसको? वेंडर भाई साहब को। हो सकता है कुछ मटेरियल्स में फॉल्ट हो या फिर हमें मटेरियल पसंद ना आ रहा हो, तो कुछ मटेरियल या फिर सारे मटेरियल, ऑल और एनी मटेरियल, कुछ मटेरियल जब आप रिटर्न कर दो तो उस वक्त हमें मटेरियल रिटर्न नोट प्रिपेयर करना होता है। फाइनली हमारा इनवॉइस आ जाता है। इनवॉइस क्या होता है? बेसिकली ये बिल जो कि चार्ज किया जाता है वेंडर के द्वारा, कि कितना आपने मटेरियल परचेज करा, उसमें सारी मटेरियल की जानकारी होती है, कितने कितने पैसे लगे, कितने कितने हमने टैक्सेस पे करे, ये सारी बातें इसमें होती है। समझ गए? तो कुछ इस प्रकार से हमें मटेरियल्स प्रोक्योर करने होते हैं। जैसे कि ये स्टेप्स अगर मैं दोबारा से सम अप करूं तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली, सबसे पहला हमने देखा क्या बिल ऑफ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन नोट तैयार करते हैं, फिर परचेज रिक्विजिशन नोट, फिर फाइनली परचेज ऑर्डर होता है, उसके बाद GRN को हम लोग डिपिक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि मटेरियल रिटर्न नोट, और फिर फाइनली इनवॉइस की बातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो चीजें हमने देख लिया कि कैसे हमें मटेरियल प्रोक्योर करना है। अब जब हम मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं तब बारी आती है कि भाई साहब इन्वेंटरी को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि इन्वेंटरी को कंट्रोल करना भी एक इंपॉर्टेंट या कह सकते हो टफ टास्क हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए 4 अलग अलग बेसिस हैं, जैसे कि बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल्स, दूसरा रिलेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, तीसरा रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करके, और द लास्ट वन इज द फिजिकल कंट्रोल के बेसिस पे। तो एक एक करके सबको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं समझाऊं, दैट इज
बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल। क्या मैंने बोला? रीऑर्डर स्टॉक लेवल। चलो, रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या बताता है कि कब हमें गुड्स ऑर्डर करना है, रीऑर्डर, ठीक है, दोबारा से ऑर्डर। दूसरा था रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी आ गया, इट मींस हाउ मच टू ऑर्डर। अच्छा, इसे हम लोग ईओक्यू भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या मैंने बोला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर तीसरा आ जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मतलब कि कितना हमें स्टॉक अपने पास रखना है, ये बताएगा। चौथा आता है मिनिमम, कि एटलीस्ट भाई आपको कितना रखना है, कम से कम आपको कितना रखना है। पांचवा एवरेज। एवरेज क्या बताता है कि नॉर्मल सिनेरियोज में आपके पास कितने स्टॉक होते हैं। सिक्स्थ वन इज द डेंजर स्टॉक लेवल, ये इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं। और लास्ट वन इज द बफर स्टॉक, ये सडन डिमांड अगर कोई अचानक से होता है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ बफर में स्टॉक होते हैं, एडिशनल स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बफर स्टॉक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके के चीजों को समझना। सबसे पहले आता है हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल, दैट इज ROL। इसका फॉर्मूला देखो याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस साल न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल देखो, रट्टा मत मारना, क्या करना, मैं फॉर्मूला का बता रहा हूं कि जो स्टिकी नोट्स होते हैं या फिर एक चार्ट में सारे फॉर्मूलाज को नोट करके अपने सामने चिपका देना, चाहे तुम्हारा टेबल हो या रूम, जिस रूम में भी बिस्तर पे भी पढ़ रहे हो, क्योंकि बार बार देखोगे तब ये सारी चीजें तुम्हें मेमोराइज होती जाएंगी। तो अगर बात करें यहाँ पे रीऑर्डर स्टॉक लेवल की, तो ये कैसे निकलेगा, रीऑर्डर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होता है। क्या मैंने बोला? मैक्सिमम कंजम्पशन देखेंगे। उसके बाद मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब लीड टाइम जिसे बोलते हैं, कह सकते हो डिलीवरी टाइम जिसको बोलते हैं, कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना लगेगा, वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगा ROL, दैट इज रीऑर्डर स्टॉक लेवल। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी याद रख सकते हो, जो कि है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन लो। एवरेज रेट, किस रेट पे तुम कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है। तो क्वेश्चन नहीं बने तो दोनों फॉर्मूला से अप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। ये दो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिलहाल के लिए अभी ये समझ लेते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसे कि हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बताता है कि किस लेवल पे क्या हमारी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, एक इकोनॉमिक होनी चाहिए। तो ये किस कैसे हमें पता लगता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में C। फिर इसे रूट अंडर कर दो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एनुअल में एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, एक ऑर्डर का कॉस्ट क्या है, प्लस उस कॉस्ट को लाने में, उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको लाने में कितनी लागत हमारी लग रही है। तो ये चीजें हो गई। इसमें कुछ और चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट एक मिनट में बता रहा हूं मैं। देखो, किधर गया किधर गया, सी जो होता है ना, ये क्या बताता है, ये जो तुम देख रहे हो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये हमें बताता है कि एक यूनिट को कैरी करने में एनुअली बेसिकली यहाँ पे बात होती है कि हमारा कितना खर्चा लग रहा है। मैं कुछ चीजें तुम्हें और बताना चाह रहा था, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अभी फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, चलो मिल गया। कैरिंग कॉस्ट निकालने का देखो फॉर्मूला होता है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं, एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं, साथ साथ तुम भी लिख लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूं। कैरिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितनी पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई करना है हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। क्या मैंने बोला? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, और एक बार और मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज से।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने इसका एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला लिखा था, फिलहाल मुझे वो तो दिख नहीं रहा है। बहुत ही मैंने प्यारा फॉर्मूला लिखा था। मैं देखो वो उस फॉर्मूला का जो स्क्रीनशॉट होगा या फिर फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो अगर ज्वाइन जिन्होंने बच्चों ने नहीं किया जाके ज्वाइन कर लेना। फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ पे भी बताता। चलो सॉरी यार इसके लिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर अप कर लूँ। चलो अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की। तो जो सी होता है कैरिंग कॉस्ट बताता है, ओ किसको बताता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कब ज़्यादा होगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग ज़्यादा होगी। मतलब हम लोग जब ज़्यादा बहुत बार जल्दी जल्दी ऑर्डर अगर कर रहे होंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा निकल कर आएगी और कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा निकल कर आएगी। उसके बाद आता है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। ये बताता है कि कितना स्टॉक लेवल आपको मेंटेन करना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसको निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ROL। इसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन रेट कितना है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है। तो फॉर्मूला को जरूर से जरूर एक बार तुम चार्ट में लिखना और उसको लर्न करने की कोशिश करना। फिर उसके आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना रखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना रखना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल। दिख रहे हो बार बार मिनिमम में भी रीऑर्डर स्टॉक लेवल आया, मैक्सिमम में भी रीऑर्डर लेवल आया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर। तो इसको एक बार जब फॉर्मूला लिख रहे होगे ना तो धीरे धीरे याद करते करते लिखते जाना, तब चीजें तुम्हें क्लियर होती जाएंगी। फिर फाइनली आता है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या होगा, एवरेज स्टॉक लेवल वही होता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ कर दो किसका, रीऑर्डर क्वांटिटी का, या फिर सबसे आसान फॉर्मूला ये हो जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर दो। एवरेज चीजों की एवरेज निकाली ऐसे ही जाती है। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस ये अप्रोच का पता है क्या कहना है, कि आप अपने स्टोर में जीरो इन्वेंट्रीज रखो, मतलब कुछ स्टॉक रखो ही मत। मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप स्टॉक मंगाना। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। इस अप्रोच का क्या कहना है कि डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट कब होगा, जब डिमांड होगा फाइनल प्रोडक्ट का तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करना, फिर डिमांड को प्रोसेस करना, जितनी मटेरियल रिक्वायर्ड होगी आप वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजना, फिर आपका रॉ मटेरियल ऑर्डर होगा, फिर सप्लायर आपको रॉ मटेरियल भेजेगा, फिर आप चीज़ों को प्रोड्यूस करना। तो थोड़ा सा इलॉजिकल और इररिलेवेंट अप्रोच हो जाता है ये। क्लियर है। चलो अब रिलेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कुछ चीजों को यहां पे क्लासिफाई किया गया, जैसे ABC एनालिसिस समझेंगे, FSN फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग एनालिसिस, VED एनालिसिस वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस, और HML एनालिसिस। तो इसको भी हमें समझना होगा। एक मिनट, शायद मैंने इसे नहीं लिया है। अच्छा ABC रहा, JIT रहा, VET भी ले लिया है मैंने, FSND भी लिया। चलो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ले रखी है। समझते सबसे पहले यहाँ पे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जूम करके एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं, चीजें क्लियर है, मैं चेक कर ले रहा हूं हल्का सा इधर। चलो अब सही है। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मींस कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। CIMA defines perpetual inventory system as a recording as they occur of receipts, issue and resulting balance of individual items of stock. Under this system, a continuous record of receipt and issue of material is maintained by the store department and information about the stock of material is always available. इस सिस्टम का क्या कहना है, जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, जब आपको मटेरियल रिसीव हो रही है तभी आप उस मटेरियल को रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, जब मटेरियल आप इशू कर रहे हो तभी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। मतलब परपीचुअल का कहना है कि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग सिस्टम को ये मेंटेन करता है। इसमें जो एंट्रीज होगी बिन कार्ड में और स्टोर्स लेजर में, ये हर एक रिसीट और हर एक इशू के बाद होगी। इस मेथड का मेन एडवांटेज क्या होता है कि इससे ना डिसरप्शन जो होती है, फॉल्ट होने की जो चांसेस होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती है। और स्टॉक डिस्क्रिपेंसी की जो मामले आते हैं, चोरी हो जाना या फिर गुम हो जाना, स्टॉक में फेरबदल हो जाना, वो सारी चीजें बहुत ही कम हो जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है ABC सिस्टम। देखो इसको हम लोग यहाँ पे कंसाइज्ड मैनर में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 चीजें मैं लिखता हूं, A, B एंड C। देखते हैं जरा।
ए के अंदर क्या आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ इन्वेंट्री, जो स्टॉक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लेंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले ए में क्या लिखता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री, मैं सिंपली मोस्ट इंप लिख दे रहा हूं। और इसके अंदर तुम्हारी स्टॉक के, जैसे मान लो 100% स्टॉक है, तो तुम्हारे स्टॉक के या इन्वेंट्री के जो 5% से 10% के मटेरियल्स होंगे वही इसके अंदर आते हैं, 5 to 10% आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे अच्छा एक चीज अगर मैं बताऊं वैल्यूज की, ये कितने आ रहे हैं, वैल्यूज कितनी होगी, 80% वैल्यू हो जाती है सारे इन्वेंट्री से। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेक्शन बी की, तो इसमें इंटरमीडिएट पोजीशंस के हमारे ये आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इन्वेंट्रीज आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बी में हमारा आएगा इंटरमीडिएट, मिड वाले जो होंगे इंटरमीडिएट, इसकी जो वैल्यू होती है 20% के अराउंड होती है, अगर मैं चेक करूं तो 20 to 25% होती है, नहीं सॉरी, वैल्यूज जो होगी ना, इसकी वैल्यूज जो होती है वो कितनी होती है, 15% होती है, वैल्यूज होती है 15%, और जो ये क्वांटिटी होता है 20 से 25% होता है। और लास्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे लास्ट वाला तुम देख पा रहे हो कि सी मोस्ट नेग्लिजिबल, जिसको इग्नोर करते हैं, इसमें सिर्फ 60 to 75% की क्वांटिटी आ जाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 5% होती है, 65 to 75% इसी में आ जाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 5% होती है। तो सी में कैसी आती हैं चीजें, नेग्लिजिबल आती हैं, क्या मैंने बोला, नेग्लिजिबल आती हैं। तो ये चीज सब पढ़ लेना, एबीसी सिस्टम का बस इतना ही कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ट इन टाइम, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको एक बार रीड कर लेना, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं वीईडी एनालिसिस में। इसमें देखो क्या किया है कि जो हमारे इन्वेंट्रीज हैं इसको कैटेगराइज कर दिया गया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी के बेसिस पे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। जैसे कि देख पा रहे हो कि वी से क्या होता है, वी का मतलब होता है वाइटल आइटम्स, मतलब जो कि जिसमें हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर अटेंशन। क्या मैंने बोला, मोर एंड मोर अटेंशन। रीजन इसके पीछे ये क्या है कि अगर ये आइटम क्या कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं या फिर मटेरियल का स्टॉपेज हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। ई की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें आ जाते हैं एसेंशियल आइटम्स। एसेंशियल आइटम्स जरूरी है फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर ये इसलिए रखा जाता है ना कि देखते हैं हम लोग यहाँ कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल ना हो जाए। डी का मतलब होता है डिजायरेबल आइटम्स, जो कि प्रोडक्शन को तो इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसके अब होने से, ठीक है, इसके होने से थोड़ी एफिशिएंसी जो होती है वो अच्छी होती है। तो वीडी एनालिसिस क्या, ये इंटेंसिव प्रोसेस है इंडस्ट्री का। फिर फाइनली आ जाता है हमारा FS&D एनालिसिस। F स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग आइटम्स, मतलब वैसे जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में कंज्यूम कर लो। N का मतलब होता है नॉर्मल मूविंग आइटम्स, जो कि एक ओवर द पीरियड धीरे धीरे कंज्यूम होते हैं। S तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाता है, और D जो होता है बेसिकली डेड स्टॉक्स होता है, मतलब जिसकी की डिमांड अब पहले जैसे नहीं रह गई। तो इसको भी एक बार रीड कर लेना, चीजों को रीड करते चलना, चीजें जो होंगी वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। समझ आ रहा है अभी तक जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूं। इसके आता है प्राइसिंग ऑफ द इशू, जब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्राइस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद हम लोग लॉसेस देखेंगे, ट्रीटमेंट करना है स्पॉइलेज का, तो इन सबको मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में करूं, और उसके बाद मैं लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूं। फिर धीरे धीरे देखो चैप्टर को मैं बहुत ही एफिशिएंट मैनर में कवर अप करवाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और चैप्टर कवर हो जाएगा।